तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंग्योक सोच रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके योंग्योक को पॉइजन पैलेस लेकर जाना होगा, क्योंकि अब एक पॉइजन पैलेस ही है जो कि योंग्योक की जान बचा सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हम योंग्योक को अपने पीठ पे उठाकर लेकर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि एक स्क्वाड लीडर होने के नाते मैं कभी भी तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मुझसे पहले मारे जाओ। तुम मेरे से पहले नहीं मारे जा सकते हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा योंग्योक। जो सोचकर हम देखते हैं कि योंग्योक लगातार योंग्योक से बातें कर रहा होता है ताकि योंग्योक बेहोश न हो जाए और उसकी जो सांसें चल रही है वो थम न जाए, क्योंकि अगर एक बार योंग्योक की आंखें बंद हो गई तो दोबारा कभी भी नहीं खुलेंगी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं योंग्योक पॉइजन पैलेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। जो देखकर योंग्योक काफी ज्यादा खुश होते हुए योंग्योक से बताता है कि योंग्योक देखो, हम पॉइजन पैलेस पहुंच चुके हैं, अब हम जल्दी ही तुम्हें बचा पाएंगे। योंग्योक के ऐसा कहने के बावजूद हम देखते हैं योंग्योक जो होता है वो योंग्योक को कोई भी जवाब नहीं देता है। जो देखकर तो योंग्योक की वहाँ पर सांसें ही अटक गई होती है। वहाँ पर कुछ देर के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद आगे योंग्योक सोच रहा होता है, मुझे जो इसकी पहले सांस और धड़कन चलती हुई सुनाई दे रही थी, महसूस हो रही थी, अब मुझे वो सुनाई नहीं दे रही है। वो जैसे कि पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई हो। जिसके बाद योंग्योक उसे नीचे लेटाते हुए कहता है कि हे, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सही समय नहीं है मजाक करने का। अब उठ जाओ, ये मजाक काफी ज्यादा हो गया है। अभी भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं ये सभी चीजें जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे मुरीमलाइन से गायब होने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो। ऐसा ही करते हुए हम देखते हैं योंग्योक की आंखों में से आंसू उसके फेस के ऊपर गिर रहे होते हैं और योंग्योक वहाँ पर फूट फूट कर रो रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो, इतने समय बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्लोटर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्लोटर पैलेस मास्टर पहुँचता है। जहाँ पर पहुँचते ही वो देखता है कि उसका जो पैलेस होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जल रहा होता है और साथ ही में उसके जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह से मरे पड़े हुए होते हैं। जो देखकर स्लोटर पैलेस मास्टर सोचता है, वहीं पे बैठकर उस पर्पल फिल्म को देखने लगता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जिस ब्लैक सन के पर्पल फिल्म ने सभी लोगों की जान बचाई थी, मुझे लग रहा था कि वो पूरी तरह से एक बकवास है, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो सभी चीजें बकवास है। और ये कहते ही हम देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो कहता है, ब्लैक सन, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्लोटर पैलेस में आकर ये सभी चीजें करने की, लेकिन जब तुमने यहाँ पर आकर ये सभी चीजें कर दी है तो अब मुझे तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जो कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सभी लोगों को बुला लेता है। जो सुनते ही वहाँ पर उसके जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। जिसमें से एक बंदा स्लोटर पैलेस मास्टर को बताता है कि हमने चेक कर लिया है नंबर 3 और उसके साथ यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे, तो अब उन सभी लोगों में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचा है। आगे हमें क्या करना है? जो सुनकर स्लोटर पैलेस मास्टर कहता है कि तुम सभी लोग वापस लौटो और इस बारे में पता लगाओ कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है और यहाँ से कौन कौन गायब है। इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है। बस तुम उन सभी लोगों का पता लगाओ और तुम इस चीज को पूरी तरह से मेक श्योर करना कि उनमें से कोई भी जिंदा न बच पाए। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें पॉइजन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंग्योक को लेकर पहुंच गया होता है और तभी उसके पास एक बंदा भाग कर आते हुए कहता है कि यंग लीडर, मैंने सुना था कि आपने अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग को खत्म कर लिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि आप यहाँ पर ऐसी हालत में आएंगे। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर सभी गार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी बेवकूफों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, यंग लीडर अपने साथ यहाँ पर एक डेड बॉडी को लेकर आया है, तो जल्दी से उनके ऊपर से उस डेड बॉडी को हटाओ और उसे यहाँ से लेकर जाओ। और आज तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है तुम्हें उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तभी योंग्योक कहता है, ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज इसकी जान बचा लो। जो सुनकर वो पर्सन योंग्योक से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसे लेकर मेरे पीछे आओ। जिसके बाद अगले सीन में हम योंग्योक को और उस बुड्ढे को उसके कमरे के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो बुड्ढा योंग्योक से चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार कब तक तुम उसे ऐसे ही उठा कर रखने वाले हो, जल्दी से उसे नीचे लेटा दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि योंग्योक वहाँ पर एक टेबल जैसी चीज होती है उसके ऊपर योंग्योक को लेटा देता है। जो देखकर वो बुड्ढा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गंदी सी लाश को वहाँ पर लेटा कर वो जगह खराब करने की? तुम्हें पता भी है वो जगह कितनी ज्यादा महंगी है। जो सुनकर तो हम देखते हैं योंग्योक का माथा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ता है और उस बुड्ढे को उसके कॉलर से उठाते हुए उससे काफी ज्यादा गुस्से में कहता
है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, अगर तुमने दोबारा इस सेंटेंस को रिपीट किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, तुम्हें किसी भी कीमत पे इसे बचाना होगा। जो सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, मैं ऐसे किसी इंसान को कैसे बचा सकता हूँ जिसका एक फिंगर तक मूव नहीं कर रहा है, और वैसे भी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को ऐसे दिखा दूंगा जैसा कि ये इंसान किसी एक्सीडेंट से मारा गया है, तुम्हें इस इंसान के लिए इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो इंसान पहले ही मारा जा चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंग जो काफी ज्यादा बुरी तरह से इमोशनल होते हुए कहता है कि डिवाइन डॉक्टर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए, वो मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसे मैं कभी भी खो नहीं सकता हूँ, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि डिवाइन डॉक्टर जो होता है वो एक पल के लिए जोंगजो की तरफ देखता है, लेकिन बाद में वो कन्विंस हो जाता है, फिर वो योंगजो की बॉडी को देखते हुए कहता है मैं पक्का तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद उसके जख्म को देखते हुए जोंगयोक से कहता है इसकी हालत को देखकर और इसकी बॉडी के ऊपर जिस तरह के जख्म है वो देखकर ऐसा लगता है कि इसे स्लोटर पैलेस ने काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया है। जो सुनकर जोंगयो कहता है कि ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि राइटेस्ट पाथ के ऊपर चलता है और ये कभी भी अपने सामने नाइंसाफी को होता हुआ नहीं देख सकता है। जो सुनकर डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि देखने से लगता है कि ये इसका नसीब ही था जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई। जो सुनकर जोंगयो कहता है कि उसे इस तरह से तो नहीं मरना चाहिए था। तभी डिवाइन फिजिशियन कहते हैं इस तरह के लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। तभी जोंगयो कहता है कि पॉइजन पैलेस मास्टर आपको पॉइजन डीमन और डीमन फिजिशियन भी कहा जाता है ना। जो सुनकर बुड्ढा कहता है कि अगर तुमसे ये बकवास किसने कहती, मुझे डिवाइन फिजिशियन कहा जाता है। तभी जोंगयो उसके सामने अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि प्लीज डिवाइन फिजिशियन उसकी जान बचा लीजिए, आपको उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े आप वो सब कुछ कीजिए, लेकिन प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। अगर एक बार आपने उसकी जान बचा ली तो मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन योंगयो की बॉडी को चेक करते हुए बताता है कि इसके पल्स चल नहीं रहे हैं लेकिन इसकी बॉडी अभी भी गर्म है और तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से इसे मरे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी मौत पॉइजन पैलेस के आसपास कहीं पे हुई होगी। जो कहकर हम देखते हैं कि डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो योंगयो के जो खून से सने हुए कपड़े होते हैं वो उसे वहाँ पर निकाल देता है और उसके बाद वहाँ पर किसी अपनी हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ के काफी सारे इमेजेस बन जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि डिवाइन फिजिशियन जो होते हैं वो योंगयो की हर एक बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को काफी तेजी से दबा रहे होते हैं। तभी वो किसी चीज को महसूस कर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जोंगयो उनसे पूछता है कि क्या आपको कोई रास्ता मिला जिससे आप इसकी जान को बचा सकते हैं। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन कहते हैं अगर मैंने इसकी जान को यहाँ पर बचा लिया तो मैं डिवाइन फिजिशियन नहीं रहूंगा बल्कि एक गॉड बन जाऊंगा, एक भगवान बन जाऊंगा। पॉइजन पैलेस के अंदर काफी सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन बॉडी ऑफ द लॉन्गेविटी की वैल्यू की जो बात की जाए वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो बॉडी ऑफ द लॉन्गेविटी क्या होता है और साथ ही में योंगयो की जान बच पाती है कि नहीं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और हाँ, वीडियो रेगुलर इसलिए अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा तबियत थोड़ा सा काफी ज्यादा खराब चल रहा है, तो जब तक मेरा तबियत ठीक नहीं हो जाता थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको फिर से रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में छठ पूजा भी आ रहा है, इसकी वजह से वीडियोस और भी जल्द लेट हो जा रही है, तो 1-2 दिन तक एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं यार। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।